केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी के लिए पिछले संडे को भी एक क्लास लिया गया था। बेसिक जानकारी के लिए वो जो क्लास था उसमें जो जो चीजें बताई गई YouTube पर वो उपस्थित है, उसको बढ़िया से एक बार और देख लो। उस दिन जो बताया वो पार्ट 1 था और आज जो बता रहे वो पार्ट 2 है। जब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों तुम अच्छा से समझ जाओगे तब तुम्हारी केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन लेवल है, जो स्टार्टिंग है, जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहेगा और आगे इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ केमिस्ट्री में तुम्हें फिर किसी तरह की झिझक नहीं होगी। केमिस्ट्री के प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें सबसे पहली जरूरत है कि जो पार्ट 1 बताया गया था उस पार्ट 1 को एकदम अच्छी तरह से समझना, तब पार्ट 2 भी आसानी से समझ में आने लगेगा। तो जो स्टूडेंट उस दिन प्रॉपर क्लास में था वो तो देखा ही है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। तुम उस दिन देख लिया फिर तुम महीनों दिन उसको नहीं निकालोगे तब फिर रिवीजन के अभाव में धीरे धीरे वो डार्क हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए 2 बार रिवीजन जरूरी है। 2 बार जब तुम रिवीजन कर लोगे तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फुल वीडियो जो रिकॉर्डेड है, जो पार्ट 1 है, बेसिक लेवल पार्ट 1, फुल वीडियो एकदम अच्छा से देख लो। एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख लो। फिर 7-8 दिन के बाद एक बार और देख लो। वही रिवीजन है, खाली देख लेने से ही रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जल्दी नहीं, जिस सिस्टम में क्लास लिया गया है उस सिस्टम में तुम एकदम प्रॉपर वैसे पूरा देखो उसको शुरू से अंत तक। और फिर आज जो हम बता रहे हैं, अभी तुम यहाँ क्लास में उपस्थित हो, अभी तो उसको समझोगे ही, फिर तुम घर जाओगे तो उसको पूरा एक बार देख लोगे। यानी जब तुम 2 से 3 बार देख लेते हो ना उसको अच्छा से, ड्यूरेशन में 4 दिन 5 दिन के अंतराल में, तब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगेगा, समझ में अच्छा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह से तुमको यदि सीखने का मन रहेगा, इंटरेस्ट तुम उसके प्रति रखोगे तभी तुम समझ पाओगे। हम पहले दिन जो तुम लोग को बताए थे उसमें क्या क्या जानकारी दी गई थी। स्टार्ट किए थे, एलिमेंट के बारे में बताए थे, कंपाउंड के बारे में बताए थे, कुछ एटम की बेसिक जानकारी दी गई थी और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक के बारे में बताया गया था, P ब्लॉक के बारे में बताया गया था। उसके नाम लिखने के तरीके भी, जो ट्रिक्स थे वो भी उसमें जानकारी दी गई है। फिर एटॉमिक नंबर कैसे उसका आसानी से लिखा जा सके उसके बारे में भी ट्रिकरी जानकारी दी गई है, जो आसानी से सीख सकते हो। जो स्टूडेंट उस दिन नहीं आया था या आज तक उस वीडियो को नहीं देखे हो वो निश्चित रूप से फुल वीडियो जाके ऑब्जर्व करो और एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख लो उसको, तो बहुत अच्छी तरीके से तुम उसको सीख जाओगे। और जब उसको सीख जाओगे तो आज वाला जो पार्ट 2 है यह भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर क्लास में था वो तो आराम से आप समझ जाओगे, और जो प्रॉपर क्लास में नहीं था वो जरूर निकाल के उसको देख लेना, और जो क्लास में था वो भी एक बार रिपीट कर लेगा, रिवीजन कर लेगा, और फिर 4-5 दिन के बाद उस रिवीजन को फिर दोहरा दोगे फिर से, तब बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होगी। वो बेसिक चीज है, उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी तुम केमिस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ पाओगे। ऐसे तो जो भी चीजें बताई जा रही है हम प्रॉपर क्लास के द्वारा सब कुछ जानकारी दिए थे, लेकिन स्टूडेंट एक डिफिनिट ऑर्डर में तो नहीं आया, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हुआ और शुरू में लोग इंटरेस्टेड कम थे। मान लो आज भी हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, यहाँ बैठा हुआ है, इसके बावजूद भी उसको लगेगा कि इंटरेस्ट तुम्हारे पास नहीं है, उसको सीखने का 100% मन नहीं रहेगा, तब तुम 100% नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि सीखने के लिए एकदम रेडी होना, मतलब एकदम सीखने के लिए तैयार हो तो तुम आसानी से सीख सकते हो।
इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज जो तुमको बताया जाएगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला कितने तरीके के होते हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला हम कैसे किसी कंपाउंड में जो उसके कंपोनेंट हैं, किसी यौगिक में जो उसके अवयवी पदार्थ हैं, जैसे हम जल बोलते हैं तो जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह हम यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं तो उसमें पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। तो कौन उसके जो अवयवी पदार्थ है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है। NaCl में सोडियम कितना % है और क्लोरीन कितना % है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानना है। ऐसे ये सारा परसेंटेज वगैरह प्रॉपर क्लास में भी बताया गया था। और तब तुमको फिर समझना है कि परसेंटेज मास तुमको मिल गया, तब तुम उस यौगिक का नाम कैसे लिखोगे, उसका सूत्र कैसे लिखोगे। इसके बाद फिर पेरियोडिक टेबल तुम लोग को बताए थे। तो पेरियोडिक टेबल में तुमको S ब्लॉक के बारे में बताया गया और फिर P ब्लॉक के बारे में बताया गया। D ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में नहीं बताया गया था। आज हम D ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में भी बताएंगे। विशेष रूप से D ब्लॉक को समझ लेना तुम लोग के लिए जरूरी है। इसके बाद फिर और आगे का क्लास पेरियोडिक टेबल पर लिया जाए। पेरियोडिक टेबल एक चैप्टर भी है ना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एक चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, उस समय भी बहुत चीज जानकारी हो जाएगी। लेकिन अभी तुमको बेसिक यानी फाउंडेशन वाली जानकारी जरूरी है। जो जानकारी तुमको 9th में लेनी थी, जो जानकारी तुमको 10th में लेनी थी और तुमने नहीं ले पाया या आज तक वो तुम्हारे पास याद नहीं है, तो उसी को हम फाउंडेशन क्लास में रखने जा रहे हैं। इस क्लास यानी इस वीडियो को भी जो स्टूडेंट 9th में पढ़ता है वो भी देखेगा, उसको फायदा होगा। 10th वाले को भी लाभ मिल जाएगा और तुम लोग को तो लाभ मिलेगा ही। इसके बाद फिर डी ब्लॉक में एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी जानोगे। फिर डी ब्लॉक के तत्वों के प्रॉपर्टीज की जानकारी देंगे, उसके गुण क्या है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाएगा। कोई भी एलिमेंट मैग्नेटिक दृष्टिकोण से कभी वो डायमैग्नेटिक बन जाता है, कभी कुछ तत्व फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कुछ तत्व पारामैग्नेटिक होते हैं। उसका क्या कारण है उसके बारे में भी कुछ जानकारी इसमें दी जाएगी। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक बार फिर से बता दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, यानी जो जरूरी चीज है तुम लोग को क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई कंपाउंड कैसे बनता है, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा तुम केमिकल जब तक तुम फॉर्मूला नहीं जानोगे तब तक केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं जानोगे। इसमें टाइम मिलेगा तो कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में भी चर्चा की जाएगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तब ना संयोजी इलेक्ट्रॉन तुमको पता चलता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलती है। वो केमिकल सबस्टांसेस का यानी एटम का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। वैलेंसी से बहुत सारा चीज निकलता है और आगे भी तुम जब भी केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाओगे तो उसमें वैलेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए वैलेंसी को खूब अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। तो वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आता है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में पहले थोड़ी जानकारी देते हैं। केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जैसे
अमोनिया लिखने कहा जाता है तो तुम NH3 लिख देते हो। कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है तो तुम CO2 लिख देते हो। ये रासायनिक सूत्र ही तो है। अमोनिया लिखने कहा जाता है तब तुम ऐसे भी तो लिखते हो, ये भी तो रासायनिक सूत्र है। जब तुमको लिखने कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ऐसे लिखते हो H2, और फिर एक ऐसे भी लिखते हो, तो यह भी एक सूत्र है। यानी रासायनिक सूत्र है, ये रासायनिक सूत्र है, यह भी रासायनिक, यहाँ भी रासायनिक सूत्र है, यहाँ भी रासायनिक। इसका मतलब रासायनिक सूत्र के कई प्रकार। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र में है क्या, तो उसमें सिंबल है, संकेत का उपयोग हुआ है। किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट किया गया है सिंबल के द्वारा, संकेत के द्वारा, ताकि उसका रिप्रेजेंटेशन आसान हो, ताकि उसको हम सही तरीके से आसानी से व्यक्त भी करें, आसानी से लिख सके, और हम कम जगह में ज्यादा से ज्यादा तत्वों को, अणुओं को या यौगिकों को रिप्रेजेंट कर सके। यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों प्रक्रिया को आसान करने के लिए सिंबल दिया गया। जैसे हम अभिक्रिया कराने लगेंगे कि चांदी की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराई जाती है, तो बड़ा आसान होता है ना कि Ag+ NaCl लिख देते। यदि ये खोज नहीं हुआ रहता सूत्र का, तो लोगों को तो चांदी लिखना पड़ता, नमक लिखना पड़ता, तो अभिक्रिया बनाने में, समीकरण बनाने में बहुत दिक्कत होती, तो केमिस्ट्री ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता, भारी हो जाता, बर्डन हो जाता। इसलिए आसान करने के लिए सिंबल दिए गए। तो शुरू में जो सिंबल दिया गया था, आरंभ में रसायन जिस समय शुरू हुआ था, प्राचीन काल का जो रसायन था, जिसमें रसायन शास्त्रियों को कीमियागार कहा जाता था, एल्केमी के नाम से जाना जाता था, उस जमाने में जो रसायन शास्त्री थे वो अलग ढंग से संकेतों को अपनाए थे। वह चित्रात्मक सिंबल था, चित्र बनाया करते थे। चांदी लिखना है तो ऐसे लिखते थे, चांद बना के। लोहा लिखना है ऐसे लिखते थे। यानी अलग अलग तरह का चित्र में संकेत था। और शुरू में बताया ना कि उन लोगों की मनसा ही रहती थी कि सब लोग नहीं जाने, इसलिए अलग ढंग से वो लोग रिप्रेजेंट करते थे, ताकि आपस में कुछ लोग, हम लोग रसायन शास्त्री जो है वो समझें, सब जान जाएगा तो महत्व घट जाएगा। इसलिए सिंबल को जो उन लोगों ने बनाया था ना, वो चित्र के रूप में बनाया। और दूसरी बात यह भी थी कि वो जो जितना उस समय का ज्ञान होगा, जो उनकी जानकारी होगी, उस आधार पर उन्होंने काम किया। यह नहीं भी हो सकता है कि उनके पास यह भावना नहीं भी रह सकती है, हो सकता है कि जानकारी ही यही तक थी। इसलिए तुमको ये अब प्रॉब्लम क्या होने लगा कि चित्र के द्वारा भी यदि रिएक्शन को लिखना रहता था, यौगिक के यानी अणु को रिप्रेजेंट करना रहता था, यौगिक को लिखना रहता था, तो चित्र से लिखना संभव नहीं हुआ, वह भी भारी था। इसलिए उसको सिंपल करने के लिए सबसे पहले बर्जीलियस ने संकेत देना शुरू किया। संकेत देना कौन शुरू किया? बर्जीलियस, या उनको बर्जियस के नाम से भी जाना जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री के जन्मदाता भी बर्जीलियस को, फिजिकल फादर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से किन्हें जाना जाता है? फादर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री
के नाम से किनको जाना जाता है? परजीयस। इन्होंने ही सबसे पहले सैंपल दिया। अब सैंपल जैसे लिखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को H से लिखो, लिखना है लोहा तो उसको Fe से लिखो, लिखना है कॉपर तो उसको Cu से लिखो, लिखना है सोडियम तो उसको Na से लिखो, लिखना है कार्बन उसको C से लिखो, लिखना है कैल्शियम Ca से लिखो, लिखना है क्लोरीन Cl से लिखो। तो ये जो संकेत उन्होंने दिया किस आधार पर दिया? तो कुछ अंग्रेजी शब्द, कुछ फ्रेंच शब्द, कुछ जर्मन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, इन्हीं सारे शब्दों को उन्होंने संकेत के रूप में यूज किया। अंग्रेजी वाला शब्द, जर्मन, लैटिन और फ्रेंच। नाम का पहला अक्षर संकेत के रूप में लिया गया। अब सोडियम, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए सोडियम का संकेत Na है। क्यूप्रम कहते हैं, लैटिन भाषा में क्यूप्रम, इसलिए Cu लिखा गया। कॉपर खाली अंग्रेजी वाला लिया रहता तब तो CO लिखना पड़ता ना, लेकिन यहाँ कॉपर को क्यूप्रम कहा गया है लैटिन भाषा में, इसलिए Cu दिया गया। इसी तरह फेरम, फेरम से फेरस बन गया, फिर फेरिक भी बनेगा, वो वैलेंसी के आधार पर बनेगा। कार्बन की बात आई तो कार्बन भी लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है। कार्बो शब्द से कार्बन लिया गया, लैटिन भाषा का शब्द है, ये सब लैटिन है। अब कैलियम, कैल्शियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहा गया। अंग्रेजी भाषा का यूज हुआ है क्लोरीन। अब देखो कुछ ऐसे भी शुरू वाला, जैसे वर्ड का जो शुरू का अक्षर था, शब्द का जो शुरू वाला अक्षर था, हाइड्रोजन H लिख लिया, ऑक्सीजन O लिख लिया, नाइट्रोजन N लिख दिया। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी मिलने लगे जिसका शुरुआत एक ही तरह के लेटर से होता है। जैसे कार्बन में C, कैल्शियम में भी शुरू में C, क्लोरीन में भी शुरू में C। तब अलग अलग करने के लिए एक लिया शुरू वाला अक्षर और एक लिया उसके बाद का, या तो किसी किसी में लिया एक तो मुख्य अक्षर कहीं से। इस प्रकार कैलियम में Ca लिख दिया, क्लोरीन में Cl लिख दिया। इस प्रकार संकेत दिए गए। अब हम संकेत किसे कहते हैं, सैंपल क्या है? तो परमाणु या अणु को व्यक्त करने के लिए जो उसके संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किए गए हैं, ए शॉर्ट फॉर्म which represent an atom or molecule, which represent an atom पहले को, मॉलिक्यूल तो बाद में। मॉलिक्यूल में भी सैंपल का यूज हुआ है, कंपाउंड में भी सैंपल का यूज हुआ है। तो हम सबसे पहले तत्व की बात करें। किसी भी तत्व को व्यक्त करने का संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। डिफिनेशन आसान है, नोट करना चाहिए। तत्व को व्यक्त करने का, तत्व को व्यक्त करने का संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। तत्व को व्यक्त करने का
संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। बस अब इसको नोट कर लो, ज्यादा कुछ लिखना नहीं। संकेत लिखने में किस भाषा का यूज हुआ है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच, लैटिन नामों का उपयोग किया गया। इसको नोट कर लो। अब देखो, सावधानी से समझना इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले एटम को ही रिप्रेजेंट किया सिंबल से। किसको रिप्रेजेंट किया? एटम को। और जब सिंबल से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना शुरू किया H2, तो ये सूत्र हो गया। H2 जो है वो सूत्र हो गया, N2 भी सूत्र हो गया, CO2 भी सूत्र हो गया। यानी परमाणु से अणु जब बनना शुरू हो गया तब संकेतों के समूह का उपयोग होने लगा, और संकेतों के उस समूह से जो जानकारी मिलने लगी किसी भी अणु का, उसको रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? तो किसी अणु को संकेत की सहायता से व्यक्त करने पर प्राप्त सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब ये सूत्र शब्द क्या होता है? सूत्र में कोई रूल का पालन होता है। सूत्र जब भी बनता है ना तो कोई रूल लागू होगा। जैसे हम CO2 लिखते हैं तो कार्बन लिखे और ऑक्सीजन लिखे, लेकिन 2 यहां लिखे तो कोई नियम लागू हुआ है ना इसमें, तब ना 2 लिखाया। तो इसमें संकेत का समूह है और इसमें नियम का यूज हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे सूत्र। अणु लिखो, रासायनिक सूत्र की परिभाषा लिखा है, केमिकल फॉर्मूला। अणु को व्यक्त करने के लिए अणु को व्यक्त करने के लिए नियमबद्ध संकेतों के समूह को नियमबद्ध संकेतों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। अभी याद करना है परिभाषा, कॉपी पर लिखना नहीं है, याद करना है। सुनकर याद रखने वाला प्रवृत्ति रखो, सुनकर सबसे ज्यादा याद रखा जा सकता है। जिस समय कॉपी नहीं था, कागज नहीं था, कलम नहीं था, और उस समय बहुत बड़ा टास्क था लोगों को। क्या टास्क था? सुन के याद रखना। और जो शिक्षा पद्धति थी वो गुरुमुखी शिक्षा पद्धति थी। खाली हाथ पहुंच जाओ गुरु आश्रम में और सब नीचे बैठ जाओ, और गुरुजी रोज बोलते जाएंगे, तुम रोज सुनते जाओ और उसी से ज्ञान मिलेगा। लिखना पढ़ना इसका साधन ही नहीं था। लिखने और पढ़ने के साधन का विकास, लेखन कला नहीं था। तो सुनने से कितनी अधिक लाभ था, और वह व्यवस्था सुनने का कितना सुदृढ़ था कि लोगों को, मैंने आज के जमाने में जो जो शास्त्र है, पुराण है, वेद हैं, ये बहुत पहले लोगों के पास था, बना बहुत पहले। तो बन गया बहुत पहले, लेकिन ढोना आसान नहीं था। ढोना आसान नहीं था, इसलिए लिखने की व्यवस्था रहेगी तो ना हम लिख लेंगे, घर में रख, तो दूसरी पीढ़ी भी सामने आएगी तो लिखी हुई किताब को देख कर पढ़ेगी। लेकिन जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ तो ये तो लुप्त हो जाता ना सब कुछ।
जितने भी प्राचीन काल के ग्रंथ हैं, जो साइंस का बहुत बड़ा ट्रेजरी है, विज्ञान की किताब में जो जो चीजें लिखी हुई है ना, उससे ज्यादा चीज वेद में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा चीज धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, सब साइंस की ही बात लिखी हुई है। तो उसको यहाँ तक लाने का काम कौन पद्धति किया? वही गुरुमुखी शिक्षा पद्धति। उसमें टास्क मिल जाता था कि आपको 2 वेद रटना पड़ेगा। तब बच्चा जन्म लिया और बस रटना शुरू किया, 2 वेद रटेगा, पूरा किताबें रट जाएगा, पूरा ग्रंथ इतना मोटा है तो कंप्लीट याद, वो याद रखेगा तभी ना उसके बाद का संतान भी वो सुना सुना के उसको याद करा देगा, और फिर उसके बाद के संतान को सुना के याद करा देगा। तो इसके कारण वेद ट्रांसफर होते जा रहा है, सुरक्षित बच रहा है। और जब याद कराने की व्यवस्था नहीं होती तो विलुप्त हो गया रहता। इसलिए लंबे समय तक लोग याद करके ही इसको आगे की ओर बढ़ाते गए। अभी जो तुम लोग पढ़ते हो इतनी इतनी पतली, ये बुक है ना, अच्छा कॉपी है, बुक है, अब तक इतनी पतली किताब, इतना, लेकिन इतना मोटा मोटा किताब कहाँ पढ़ते हो? और उतनी मोटी किताब पढ़ते हो तो अच्छा सा लाइन बाय लाइन रटते हो? नहीं रटते। क्या करते हो उसमें? हाईलाइट करते हो, तो छांट देते हो उसमें, लेकिन उस समय हाईलाइट करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टार्ट करो मंगलाचरण से और अंत तक डायरेक्ट रट जाओ। इसलिए तुम लोगों को रटने नहीं कर रहे हैं, समझने कर रहे हैं। अब आज की जो शैक्षणिक व्यवस्था वो क्या है? रटने पर आधारित नहीं है, समझने पर आधारित है। अभी तुम लोग संकेत की परिभाषा लिखे हो, संकेत की परिभाषा जरूरी नहीं है कि किसी बुक से टेली करे। संकेत क्या है? तत्व को व्यक्त करने का एक संक्षिप्त रूप है। संकेत की परिभाषा रटने के लिए क्या करना होगा? मशीन लगाना होगा। तब याद करो। रासायनिक सूत्र अब यहाँ आ गया, तो संकेत का यहाँ H2 आ गया, तो सूत्र बन गया, CO2 आ गया, तो संकेतों का समूह जिसमें नियमों का पालन हुआ है, तो हम उसमें लिखा दिए कि नियमबद्ध संकेतों के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जो डिफिनेशन क्लियर हुआ। अब रासायनिक सूत्र कितने तरह के होते हैं? तो यहां देखो, एक सूत्र का तरीका, यहां एक दूसरा तरीका, ये इसी के अंतर्गत है, ये अलग है। रासायनिक सूत्र 3 तरह का, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो पहले ये जो तरीका है वो क्या है? इसको कहते हैं अणुसूत्र, इसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। 3 सूत्र हो गया। रासायनिक सूत्र 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 अणुसूत्र। अणुसूत्र को मोलेकुलर फॉर्मूला कहा जाएगा। मोलेकुलर फॉर्मूला। दूसरा है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को क्या कहेंगे? इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला, और इसी का दूसरा नाम है सरल सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का ही दूसरा नाम हो गया। और एक तीसरा सूत्र है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र नोट करते जाओ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अणुसूत्र क्या है? अब अणुसूत्र किसे कहते हैं पहले जानना है। अभी तक तुम लोग क्या सीखे हो? संकेत क्या है?
तो तत्व को व्यक्त करने का संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। फिर पढ़े और रासायनिक सूत्र क्या है? तो अणु को व्यक्त करने के लिए नियमबद्ध संकेत या संकेतों का समूह, नियमबद्ध संकेत है या संकेत का समूह है। संकेत का तो समूह ही होगा। यदि H2 भी लिखते हैं तो 2 गुण H आया, 2 है, इसलिए वहां नियम पालन हुआ। नियम के साथ हम यदि संकेत के ग्रुप को लिखते हैं तो उसको रासायनिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब रासायनिक सूत्र को 3 वर्ग में बांट दिया गया, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। अणु सूत्र क्या है? सबसे पहले इधर ध्यान देना है, अणु सूत्र 3 यहाँ दिखाया गया। NH3 भी अणु सूत्र है, CO2 भी अणु सूत्र है, H2O2 भी अणु सूत्र है, NaCl भी अणु सूत्र है। तुम लोग बहुत अणु सूत्र लिखने जानते हो। अणु सूत्र में रियल में क्या होता है कि किसी भी अणु में जो उसके अवयवी परमाणु होते हैं, अणु है ना NH3, NH3 अणु है कि NH3 परमाणु है? अणु है। इसमें एक नाइट्रोजन के परमाणु है और फिर हाइड्रोजन के भी परमाणु है। तो नाइट्रोजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु आ गए। अब इन दोनों परमाणुओं को हम नियम के साथ लिखते हैं। तो इसमें बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अमोनिया। अब इसमें कितने नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन हुए। तो किसी भी अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। जितना उतना प्रदर्शित करे। किसी भी अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र। परिभाषा के लिए लिख लो जरा अणु सूत्र की परिभाषा। किसी तत्व या यौगिक के किसी तत्व या यौगिक के अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक के अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र अणु सूत्र कहलाता है। लिखने से पहले याद करना है, तब फिर से बोलिए क्यों। हम तो 4-5 बार पहले बोले क्यों, याद कराने के लिए। याद कराना मतलब क्या है? समझना है। समझना यहाँ क्या था कि कोई भी तत्व या यौगिक का अणु है, उस अणु में परमाणु की कितनी यथार्थ संख्या है, वास्तविक संख्या परमाणु का कितना है, उसको व्यक्त करने के लिए जो सूत्र रहता है उसी को अणु सूत्र कहते हैं। तब परिभाषा बनी कि किसी तत्व या यौगिक के अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र कहलाता है। अणु सूत्र का उदाहरण दे दो। NH3CO2 H2O2। H2SO4 HCl बहुत हो सकता है। चलो अब मूलानुपाती सूत्र की बात करो। मूलानुपाती सूत्र
इंपीरिकल अनुपाती सूत्र, सरल सूत्र, यानी कोई भी अणु है और उसमें जो परमाणु भाग लिए हैं उस परमाणु की संख्या का अनुपात निकाल देते, मतलब काट कर सबसे सरल रूप में बदल देते हैं। जब तुम मैथ में काटते हो तो क्या करते हो? काट के बड़ा मान को छोटा मान में बदलते हो, जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसको सिंपल करते हो, जो जटिल रूप में रहेगा उसको सरल रूप में बदलते हो। तो हम अणु सूत्र को जब सरल रूप में बदल देंगे तो सरल सूत्र कहलाएगा, और यही सरल सूत्र तो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र में क्या है कि किसी तत्व या यौगिक के अणु में परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र। अब ये सरलतम अनुपात क्या है जरा देखना। जैसे H2O2 है ना, यहाँ इसमें हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था, तो 2 से 2 कट गया, तो एक का अनुपात बच गया, तो वही हो गया HO, मिट गया, वो वही हो गया H और O। ये क्या हो गया? सरलतम अनुपात। हम लिखते हैं यहाँ C2H6, ये क्या है? इथेन। C2H6 क्या है? इथेन है। अब इस इथेन का सरलतम अनुपात क्या? 2 से ऐसे कटे तो CH3, इथेन का मूलानुपाती सूत्र हो गया। इसी तरह यदि C2H2 लिखते हैं तो ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन का यह अणु सूत्र है, लेकिन जब हम CH लिख देंगे 2 कट गया, तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। इस तरह ब्यूटेन की बात करते हैं, C4H10, C4H10 सरल अनुपात में करो, 4 का आधा 2 और 10 का आधा, अब नहीं कटेगा, तब ये हो गया सरलतम, नहीं कटने लायक अब है, हो गया सरलतम रूप में। तो ये C2H5 C4H10 का मूलानुपाती सूत्र है, यानी C4H10 ब्यूटेन का अणु सूत्र है और C2H5 ब्यूटेन का मूलानुपाती सूत्र है। समझना है? लिखना है। तत्व या यौगिक के, तत्व छोड़ दो, यौगिक लिखो। यौगिक के अणु में, यौगिक के अणु में परमाणुओं के सरलतम अनुपात को, सरलतम अनुपात को बताने वाला सूत्र, बताने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसे सरल सूत्र भी कहते हैं। अभी लिखाते समय तब तो बोले कि छोड़, क्यों? इसलिए कि जब अनुपात होगी तो उसमें अनुपात निकाला जाएगा, तो कम से कम 2 रहेगा तब ना अनुपात निकलेगा। एक अंश और एक हर तब ना कटता है। जैसे यहाँ एक कार्बन था, हाइड्रोजन था, तब ना कटा। लेकिन जहाँ अकेले तत्व की बात होगी तो वो तो H2 है, अब इसको हम किससे काटें? तो ये सरलतम अनुपात में नहीं आएगा। इसलिए यौगिक के अणु में जो अवयवी परमाणु होते हैं उसकी संख्या का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, संख्या का जो सरलतम रूप होता है, वही मूलानुपाती सूत्र का निर्माण करता है। अब इसमें थोड़ा समझना है मूलानुपाती सूत्र भार, और इसमें समझना है अणु सूत्र भार या अनुभार।
तो मूलानुपाती सूत्र भार और अनुसूत्र भार या अनुभार, ये दोनों का एक अनुपात होगा। अनु सूत्र भार, अनुसूत्र या इसी का नाम है अनुभार। अब किसी भी यौगिक या तत्व का जो अनुसूत्र होगा, यानी एक अणु जो बनेंगे उसका जो भार होगा। जैसे H2O बना, H2O जल का एक अणु है, H2O जल का एक अणु है। अब इस अणु में 1 गुना 2 जोड़ 16, 18 जो प्राप्त हुआ ना 18 ग्राम, ये अनुसूत्र भार है या इसका अनुभार। अब जब हम इसमें मोल में आएंगे ना, तब 18 ग्राम में 1 मोल रहेगा। हम जहां भी बोलते हैं ना H2O का एक अणु है, वहां समझना H2O का 1 मोल अणु है, H2O का 1 मोल अणु है। और प्रत्येक अणु जो बना है ना H2O का, उसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से जल के एक अणु का निर्माण होता है। तो ये अनुभार हो गया। इसकी परिभाषा लिख देना, इसकी परिभाषा अनुसूत्र भार या अनुभार, अनुसूत्र भार या अनुभार। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के भार को अनुभार कहते हैं। जैसे यहां से लिखना H2O, इस तरह और एक NH3 है, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 14 जो नाइट्रोजन का लिखे सब लोग को पता है। हम भाग बताए थे, परमाणु क्रमांक के आधार पर विषम संख्या में 2 गुना कर दो। नाइट्रोजन का 7 है, 7 तो उस विषम संख्या में है, उसको 2 से गुना करो, तो 7 गुना 2 14, इसीलिए यहाँ हो गया 14। अब वो अलग से भी तुम लोग को बताए थे, या और फिर आगे बताएंगे कि जो समस्थानिक के रूप में पाया जाता है उसके लिए अलग से थोड़ा सा रूल अपनाया जाता है। तो यहाँ ये 14 हो गया और हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 गुना 3 तो क्या हो गया 17। आ जाओ यहाँ मूलानुपाती सूत्र भार लिखो। अभी लिखा है हम अनुसूत्र भार, अनुसूत्र भार या अनुभार, ये लिखा है। अब लिखा है मूलानुपाती सूत्र भार, दोनों अलग अलग चीज है। इससे आगे वेपर डेंसिटी निकलने लगेगा, इससे फायदा होगा, इसलिए इसको जानना है। इस पर बहुत न्यूमेरिकल भी रहता है। मूलानुपाती सूत्र भार
इसको सरल सूत्र भार भी तो कह सकते हैं। अब देखो सरल सूत्र भार क्या है, तो लिखो किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के भार को, किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के भार को, किसी यौगिक के थोड़ा अणु शब्द लगाओ, किसी यौगिक के अणु, किसी यौगिक के अणु के भार को, किसी यौगिक के लिख, किसी यौगिक के अणु के मूलानुपाती सूत्र के भार को मूलानुपाती सूत्र भार कहते हैं। अभी ये बता रहे थे ना C2H6, ये क्या है, इथेन है, इथेन का अणु सूत्र है। तब इसको हम काटते हैं ऐसे, 1 और 3 से कटा, CH3 हो गया। अब इस CH3 का जो भार निकलेगा, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 3, 12 3 15 ग्राम जो ये निकला, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र भार। किसका? इथेन का, CH3 का नहीं, इथेन का। इसी तरह और किसी दूसरे सूत्र का निकाला जा सकता है। अब दूसरा सूत्र में मान लो फास्फोरस, कुछ ऐसा रहेगा सूत्र जिसका अनुभार और मूलानुपाती सूत्र भार में अंतर नहीं होगा, क्योंकि जिसका मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र सेम होता है उसका भार भी सेम होगा। जैसे अभी हम बोले थे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ फास्फोरस 1 है, अब क्लोरीन, इसका सरल सूत्र भी करेंगे तो वही ना आएगा, कटवे नहीं करेगा। 1 और 5 ही इसका सरल रूप रहेगा, तो इसका अनुसूत्र भी वही है और मूलानुपाती सूत्र भी, तो जो इसका भार होगा वही इसका भी भार होगा। तब उस समय मूलानुपाती सूत्र भार और अनुसूत्र भार का जो अनुपात होगा वो 1 हो जाएगा। अब n बराबर एक फॉर्मूला है अनुसूत्र भार, अनुसूत्र भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये किसका मान है? n का। अब हम एक दिखा देते हैं, अनुसूत्र भार हम निकालते हैं, जैसे C4H10, ये क्या है? ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का अनुसूत्र है C4H10 और मूलानुपाती सूत्र है C2H5। अब इसका भार होगा कार्बन का 12 गुना 4 प्लस 1 गुना 10, तब 12 जो 48 प्लस 10 58, यह हो जाएगा 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 5 24 5 29। अब हम n का मान निकालेंगे
अनुसूत्र भार कितना निकला 58 और मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकला, काट दिए n का मान। समझ में आया? अनुसूत्र भार में मूलानुपाती सूत्र भार से भागा देने पर जो संख्या मिलती है उसको छोटी n से सूचित किया जाता है। यदि छोटी n का मान 1 आ जाए तो जान लो कि जो अनुसूत्र भार होगा वही सूत्र भार होगा। उस स्थिति में अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र सेम होगा। जैसे H2O का हम निकालेंगे तो H2O में ऊपर 18 रहेगा और फिर H2O का सरल रूप तो H2O ही होगा, तो नीचे भी 18 रहेगा। तो जिसमें n का मान 1 हो जाए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ एडजस्ट कर सकता है कि जब n का मान 1 होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र समान होंगे। इसी में टिक लगेगा। इसको उल्टा भी लिख देगा, जब अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र समान हो तो n का मान होगा 1, 1 से छोटा 1 से बड़ा, इनमें से कोई नहीं, तब वहां 1 होगा। समझ में आ गया? नोट कर लेना यहाँ तक। अब संरचना सूत्र जरा सा देखना है। अब इसमें संरचना में क्या देखते हो, यहाँ यही संरचना है, इसको हम परिभाषित करना चाहते हैं। तो यौगिक या तत्व के अणु में जो परमाणु होते हैं उस परमाणु की सजावट को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, अरेंजमेंट को, उसकी व्यवस्था को बॉन्ड के साथ, आबंध के साथ दर्शाया जाता है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, और इसी की जो सजावट हम प्रदर्शित करते हैं, इसका जो अरेंजमेंट हम प्रदर्शित करते हैं, इसी को संरचना सूत्र के नाम से। तो लिखो किसी, इधर वाला मत उतार, वो की पॉइंट है उसके अनुसार। जानना तो बहुत है, सब आज हो पाएगा तब, न तो थर्ड पार्ट बनेगा। संरचना सूत्र लिख लो जल्दी से। किसी तत्व या यौगिक के अणु में किसी तत्व या यौगिक के अणु में परमाणुओं के आबंध युक्त व्यवस्था या सजावट को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, व्यवस्था या सजावट को प्रदर्शित करने वाला सूत्र संरचना सूत्र कहलाता है। केमिकल बॉन्डिंग में तो बहुत स्ट्रक्चर तुम लोग देखो, डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, सब संरचना सूत्र में है। और स्ट्रक्चर तो खूब मिलेगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएं। एक उदाहरण इसका ले लो यहाँ। और
पिछले दिन भी इस तरह का उदाहरण दिए होंगे, एसिटिलीन का दिए थे ना, या भी संरचना सूत्र में दे दो एग्जाम्पल में, जिसमें सिग्मा बॉन्ड, टाउ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड दिखाए थे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड प्रदर्शित किया गया था। वो सब प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र है उसको संरचना सूत्र के नाम से जाना जाता है। वैसा सूत्र जिसमें सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड प्रदर्शित किए जाते हैं संरचना सूत्र कहलाता है। परिभाषा होगी कि नहीं, लिख लो। वैसा सूत्र जिसमें परमाणुओं को सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है संरचना सूत्र कहलाता है। अब क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्ड एवं को याद करो, कुछ में तो खाली सिग्मा बॉन्ड रहता है ना, नहीं है तथा भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको समझना है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से भी प्रदर्शित होता है और सिर्फ पाई बॉन्ड से प्रदर्शित नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों चाहिए, या तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए, जहां सिंगल बॉन्ड सिर्फ रहेगा अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। अनुभार जो हम निकाले ना, जैसे H2O का अनुभार निकाले थे तो 18 आया था, तो इसका वेपर डेंसिटी पूछा जाए, अनुभार से तुम वेपर डेंसिटी निकाल, वेपर डेंसिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट में 2 से भागा दे दो, तो जल का वाष्प घनत्व तो कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं? पेरियोडिक टेबल पहले पढ़े हो तुम लोग, उसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक बताया गया था, D ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा जान लेना, तब वो पेरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। F ब्लॉक नीचे रहता है, D ब्लॉक में जो तत्व उपस्थित रहते हैं D ब्लॉक, ये S ब्लॉक और B ब्लॉक के बीच में रहता है, इसलिए D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, यही डी ब्लॉक है। पहला और दूसरा जो था ये S था, और यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये B ब्लॉक था। यही बीच में जो है ये है D ब्लॉक। अब इसमें 3 कतार के बारे में पहले जानना है। जैसे D ब्लॉक में जितने शब्द है ना, उसमें यहाँ से शुरू हम करेंगे 21, परमाणु क्रमांक 21 वाला। 21 यहाँ क्यों शुरू हो रहा है? D ब्लॉक वाला जो है
या 21 परमाणु क्रमांक से शुरू होगा। 21 है, ये 22 है, ये 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 पर लास्ट किया। अब यहाँ 30 के बाद इसमें 21 में 18 जोड़, सेकेंड लाइन बनेगा। ये डी ब्लॉक का फर्स्ट लाइन है। डी ब्लॉक का फर्स्ट लाइन मतलब आवर्त संख्या क्या होगा इसका? n बराबर कौन आवर्त संख्या है? तो यहाँ डी में यहाँ देखते हो, यहाँ शुरू हुआ ना स्कैंडियम, ये 4 नंबर से शुरू हुआ। तुम लोग के पास पेरियोडिक टेबल पिछले दिन बताया था। तब पहला जो आवर्त है, उस पहला आवर्त में हाइड्रोजन है और हीलियम है। इधर हाइड्रोजन, इधर हीलियम। और दूसरा आवर्त में देखते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये दूसरा आवर्त का लाइन हो गया। तीसरा आवर्त में जब हम चलते हैं तो ये तीसरा आवर्त यहाँ आ गया। चौथा आवर्त में चलते हैं तब हमको मिलता है डी ब्लॉक। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये जो आवर्त है यही डी ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? n बराबर आवर्त की संख्या जो होगी n का मान 4, n का मान फिर 4 के बाद n का मान 5, n का मान 6, फिर n का मान 7 वाला में सब खाली है, बाद में मिलेगा। 7 वाला अधूरा है, अधूरा। ये 4 में जो है इसमें कौन कौन सा तत्व आ जाएगा? तो एक लाइन है साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम। कुछ नाम याद रख लेना है जिससे लिखना आसान हो जाएगा। हैप्पी कॉल नहीं छूटेगा जनाब। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, हैप्पी कॉल नहीं छूटेगा जनाब, एक लाइन है, याद कर सकते हो इसको। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, हैप्पी कॉल नहीं छूटेगा। अब देखो ये साइंस SC हो गया, स्कैंडियम है, टीचर टाइटेनियम है, वेनेडियम विनीता, क्रोमियम मैग्नीज, लोहा Fe वो है Fe, ठीक है। अब कॉल नहीं निकेल, अब छूटेगा वो फूटेगा, Cu, ठीक है, छूटेगा। ये क्या हो जाएगा? Cu। The science teacher विनीता कुमारी मैडम, हैप्पी कॉल नहीं छूटेगा। इसको सेट करो। कोई दूसरा भी इस तरह, तीसरा भी हो सकता है, बहुत तरीका का इसमें दिया जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हो गया n बराबर 4 के। एक लाइन ये याद हो गया ऊपर वाला। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, हैप्पी कॉल नहीं छूटेगा जनाब। इस पर 21 से 30 लगा। अब जो दूसरा लाइन है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी आगे कूदना। तो इट्रियम, जर्कोनियम, नुबिडियम, मॉलिब्डेनम, टेल्लुरियम, रुदियम, रूथियम, पैलेडियम और ये सिल्वर, कैडमियम।
अब यहाँ नंबर जरा सा देखो, ये 21 परमाणु क्रमांक था ना, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसमें 18 जोड़ दो तो 21 प्लस 18, 21 प्लस 39। अब ये 39 है, पढ़ते जाओ। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। सिल्वर का परमाणु क्रमांक, इसमें जरा और 18 एक बार जोड़ दो। 39 में 18 फिर जोड़ देने तो क्या होगा? 57। अब थोड़ा इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे। लेंथेनम ग्रुप है ये, यहां से F ब्लॉक में चला जाएगा, यानी ये 14 तरह के होंगे। ये होंगे तो इसमें पहले 18 यदि हम जोड़ते हैं, या पहले इसका नाम लिखते हैं ला हफ्ता, ला हफ्ता क्या तक आ गया? वर्नारे, वर्नारे उसे इधर पिटाई और होगी। कुछ लाइन बना दिया गया, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। इसको ये यदि लाइन याद कर लेते हैं तो ला हफ्ता वरना, टंगस्टन है ये, टंगस्टन W, वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी, SG। हाँ वो मरकरी है, मरकरी हो गया। अब इसमें देखना है 39 में 18 जोड़ देना, तो ये 57 है। अब 57 के बाद यहाँ 58 नहीं लिखे, क्योंकि ये 14 तरह का न है, तो इसमें 57 ये F ब्लॉक में जाएगा। F ब्लॉक में जो चल जाएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। यहाँ गया। अब यहाँ आएगा 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 12 का 80। समझ में आया? ये 3 लाइन यदि हम याद रख लेते हैं, 30 ब्लॉक पूरा हो जाता है। तो हम S ब्लॉक में क्या बताए थे? वर्टिकल था ना, उसमें वर्टिकल था। P ब्लॉक में भी वर्टिकल था और इसमें हॉरिजॉन्टल। ये 3 लाइन याद रख लेना है, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का सारा सिस्टम जो उसमें तत्व है ये सब क्लियर हो गया। उसका परमाणु क्रमांक भी हो गया। अब इस परमाणु क्रमांक के आधार पर D ब्लॉक में जिसका D सेल अपूर्ण रहेगा, जिसका D सेल अपूर्ण रहेगा वो ट्रांजिटिव रहेगा। ट्रांजिटिव यानी संक्रमण तत्व। और जिसका D ब्लॉक अपूर्ण नहीं रहेगा वो नॉन ट्रांजिटिव होगा, वो पूर्णतः ट्रांजिटिव। और जो ट्रांजिटिव रहता है ना वो रंगीन होगा, कलरफुल होगा। और जो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा वो कलर लेस रहेगा। इसके अलावा फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाला जाता है। अब इस क्लास को फिर आगे एक पार्ट और देंगे तब पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अभी सेकेंड पार्ट क्लियर हुआ। तीसरा पार्ट में जो जो बाकी था, इधर हम कुछ की पॉइंट लिखे थे ना, यस सर, तो उसमें जो बाकी है वो पूरा हो जाएगा तो तुम्हारा केमिस्ट्री का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो फिर कहना यही चाहेंगे कि जो पहला पार्ट 1 है उसको बढ़िया से देख लेना। अभी जो बनाया गया है इसको भी तुम लोग अच्छा से फिर घर में एक बार देख लेना, तब इस पर तुम्हारी तैयारी आगे बढ़ेगी। केमिस्ट्री भी पढ़ने में बहुत मन लगेगा। धन्यवाद।